ये धरती है अस्फाक और विस्मिल की। ये धरती है भगत के बलिदान की। ये भूमि है चंद्रशेखर की, सुभाष की। ये भूमि महात्मा गांधी के अहिंसा की भी है। ये भूमि उस संघर्ष की भी है जो लक्ष्मीबाई ने अपने जनता के लिए किया था। ये भूमि अब्दुल कलाम की भी है, जिसने विज्ञान के माध्यम से इस देश को, हमारे भारत को और ऊपर लेके गए। नमस्कार। मैं आप सबों को पहले भारत के 79वां 79th स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं इस देश के बारे में, इस देश की स्वतंत्रता के बारे में और पराधीनता से लेकर स्वाधीनता के बारे में कुछ कहानियों को या फिर कुछ फैक्ट्स को बताने। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यह बताना चाहता हूं कि भारत की कहानी प्रतंत्र से स्वतंत्र तक, भारत जो अखंड भारत कभी हुआ करता था, वो किस तरह से विदेशी आक्रमणों से पहले प्रतंत्र होता है, यानी दूसरे के अधिकार में जाता है, फिर किस तरह वो स्वतंत्र होता है और स्वाधीन होता है, उसकी पूरी कहानी को या फिर उसके पूरे पॉइंट्स को, उसके पूरे फैक्ट्स को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो अगर भारत के भूभाग पर विदेशी आक्रमण को देखें कि कब कब भारत के भूभाग पर विदेशी आक्रमण हुए और उन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत कब कब पराधीन हुआ, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले भारत पर, प्राचीन भारत के अगर इतिहास की ओर देखें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी जो सिंधु नदी के उस नदी घाटी के किनारे जो भी लोग रहते थे, उन पे पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है आर्यों का, जो कि मध्य एशिया से आते हैं और वो वहां पे आक्रमण करते हैं। और वो भी एक कारण इतिहासकारों के माध्यम से माना जाता है कि वो आर्यों का आक्रमण भी कारण था सिंधु घाटी सभ्यता का डिमोलिश होने का, उसके नष्ट होने का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 512 ईसा पूर्व में, ये 1500 ईसा पूर्व की बात है जब सिंधु घाटी पे आर्यों का आक्रमण हुआ। उसके बाद 512 ईसा पूर्व में फारस का आक्रमण होता है, जिसमें पंजाब और सिंध का कुछ हिस्सा को फारस के राजा वहां पे अधिकार कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद 327 ईसा पूर्व में सिकंदर, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, वो सिकंदर का आक्रमण होता है। और वो सिकंदर का आक्रमण सबसे पहले झेलम नदी के किनारे होता है और उस झेलम नदी के किनारे सिकंदर का युद्ध होता है राजा पोरस से। राजा पोरस बहुत बहादुर योद्धा थे, सिकंदर के साथ बहुत देर तक लड़े और सिकंदर पोरस से युद्ध करने के बाद ही, और चाणक्य या विष्णुगुप्त कहें, चाणक्य के कुछ नीतियों के कारण ही सिकंदर भारत के यानी पूर्वी भारत में नहीं घुस पाता है, या फिर ये कहें कि सिकंदर की सेना बहुत थक जाती है, जिसके बाद वो पोरस से युद्ध करते करते थकने के बाद भारत के भूभाग में नहीं आ पाते हैं। तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है, जो कि एक विदेशी आक्रमण था भारत के भूभाग पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहली या दूसरी सदी के आसपास के बीच में, पहली और दूसरी ईसा पूर्व के आसपास के बीच में शकों और पार्थियनों का आक्रमण भारत के ऊपर होता है। उसके बाद पहली से 5वीं सदी में कुषाणों का वर्चस्व इस पूरे भारत के भूभाग या उत्तर भारत पे होता है, जिसमें आपका मगध का पूरा साम्राज्य आ जाता है। और मगध का विस्तार उस समय तक बहुत दूर तक हो चुका था। दक्षिण भारत के कुछ अंगों से लेकर मगध का विस्तार कश्मीर और सिंध तक भी हो चुका था, जिसमें आप अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, तक्षशिला वगैरह को, पाकिस्तान वगैरह को, इन सब को देख सकते हैं। तो कुषाणों का वर्चस्व रहा पहली से 5वीं सदी के बीच में। उसके बाद 5वीं सदी में हूणों का आक्रमण होता है और हूणों के आक्रमण के बाद फिर 712 ईस्वी तक इस भारत के मुख्य भूभाग पे कोई भी बड़ा विदेशी आक्रमण या फिर विदेशी हिंसात्मक आक्रमण नहीं हो पाता है। लेकिन 712 ईस्वी के बाद विदेशी आक्रमण या फिर एक निर्दयता के साथ विदेशी आक्रमण भारत के भूभाग पे बढ़ने लगता है। अगर हम 712 के बाद की बात करें तो 712 में पहला इस्लामी आक्रमण भी होता है और भारत के भूभाग पर यानी भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण, मुस्लिम आक्रमणकर्ता कोई होता है तो है मोहम्मद बिन कासिम। और ये मोहम्मद बिन कासिम आता है और राजा दाहिर को हराकर सिंध पर अधिकार कर लेता है। राजा दाहिर उस समय सिंध प्रांत के राजा होते हैं और ये एक तरह से कहें तो पहला टैक्स चोरी की वजह से भी या फिर कुछ व्यापार में अनबन हो जाता है और राजा दाहिर टैक्स के पैसा को भी वापस नहीं देते हैं और मोहम्मद बिन कासिम के अनुयायी को भी बंदी बना लेते हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण वो बदला की भावना से
मोहम्मद बिन कासिम आता है और राजा दाहिर के साथ युद्ध करता है। उस युद्ध में राजा दाहिर परास्त होते हैं और उस सिंध और कराची के पूरे इलाका पर, उस समय पाकिस्तान और भारत तो एक ही था, तो उस पूरे इलाका पर कब्जा हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। ये पहला आक्रमण था जो कोई भी इस्लामी या फिर इस्लामिक कंट्री से, इस्लामिक देश से कोई मुसलमान का आक्रमण भारत के भूभाग पर होता है। 712 में भारत की भूमि पर पहला इस्लामी आक्रमण के बाद फिर यह आक्रमण बहुत दिनों तक टल जाता है, यानी 1000 ईस्वी सन तक भारत की भूभाग पे कोई भी आक्रमण नहीं होता है। लेकिन 1000 ईस्वी से 1027 के बीच मोहम्मद गजनी या फिर गजनवी कहें, मोहम्मद गजनवी का 17 बार आक्रमण होता है, जिसमें 16वीं बार वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है गुजरात के भूभाग में। उस सोमनाथ मंदिर को भी लूटता है ये गजनी 17 बार। इसका भारत के भूभाग पर आकर शासन करने का कोई मंशा नहीं था। जब भी वो गजनी आया इस क्षेत्र में तो वो लूटपाट के लिए आया। उसे पता था कि मंदिरों में बहुत ज्यादा धन छुपाया जाता है, इसीलिए गजनी आता है और सोमनाथ मंदिर को लूटता है। फिर वो लगभग 17 बार, 27 सालों के बीच में लगभग 17 बार भारत पे आक्रमण करता है और लूटपाट करके यहाँ से चला जाता है। अभी तक भारत की मुख्य भूमि पर कोई भी विदेशी शासन प्रारंभ नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों को जीता जा चुका है, लूटा जा चुका है यहाँ पर आकर, लेकिन 1027 तक कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आकर यहाँ पर शासन नहीं किए थे। लेकिन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण होता है, जिसे हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। और मोहम्मद गौरी का यह आक्रमण पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में होता है, जो कि दिल्ली के शासक थे उसमें पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से परास्त हो जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए, अपने राजपूताना धर्म को निभाते हुए एक निहत्थे गौरी को वध करना उचित नहीं समझते हैं और उसे जिंदा छोड़ देते हैं। ये भी कहा जाता है इतिहास में कि पृथ्वीराज चौहान का यह कृत्य भले ही वीरता के लिए आप इसको इतिहास में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मूर्खता भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई जख्म आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको जड़ से मिटा दीजिए, नहीं तो वो नासूर बन जाएगा और वो आपको और कष्ट देगा। और बाद में यही होता है। बिल्कुल 1 साल बाद पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध ही दूसरी बार आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, जिसे हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। हालांकि इस दूसरे युद्ध में जयचंद, जो कि कभी पृथ्वीराज चौहान के दोस्त हुआ करते थे, वो जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और जयचंद की सहायता पाकर दूसरी बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर देता है। और परास्त करने के बाद यह भी कहा जाता है कुछ कहानियों, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि वो पृथ्वीराज चौहान का वध भी कर दिया था निर्ममता के साथ। और कुछ कहानियों में यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंख निकाल दी जाने के बाद वो ध्वनि सुनकर गौरी का वध कर दिए थे यहाँ से जाने के बाद। ये भी एक कहानी है। अब इसके बाद अगर हम 1192 के बाद की बात कहें तो इस बार मोहम्मद गौरी पहला ऐसा इस्लामिक शासक बना या फिर इस्लामिक आक्रमणकारी बना जो कि उस क्षेत्र पे कब्जा करके वहां पे शासन भी करना चाहा। और वो अपना प्रतिनिधि के रूप में अपना जमाई, अपना दामाद और अपना गुलाम को शासन के लिए छोड़ता है, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है और ये गुलाम वंश की भी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये वैसा विदेशी आक्रमण था जिसने भारत पर शासन करने का मंशा रखा और भारत के भूभाग पर शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। अब अगर हम इसके बाद की बात करें तो गुलाम वंश के बाद बहुत सारे और भी वंश आए। वहीं पे 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और उसका गुलाम और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका भतीजा और दामाद भी बना, उसने इस भारत पे इस्लामी शासन का विस्तार का नीति को अपनाया। और विस्तार करते हुए पहली बार दक्षिण में, जो कि विंध्यन श्रेणी का पर्वत है, उस पर्वत को पार करने का मंशा या फिर उसका हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं किया था, लेकिन दक्षिण में पहले बार विस्तार करता है अलाउद्दीन खिलजी और इससे विदेशी आक्रमण या विदेशी शासन का विस्तार प्रारंभ हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, यानी खिलजी वंश के बाद से। अब 1398 में भारत के इस भूभाग पर जब उस समय इस्लामी शासन चल रहा होता है, उसके बीच में तैमूर लंग का भी आक्रमण होता है और वो बहुत शक्तिशाली, बहुत खूंखार था। और खूंखार कहने का मतलब कि उसमें दया दृष्टि जरा से भी नहीं थी और वो बहुत ही बुरी तरह से कत्लेआम मचाता है।
पूरे दिल्ली के क्षेत्र में और हाहाकार मचाता है। हालांकि तैमूरलंग भी यहाँ आकर स्टे नहीं करता, रुकता नहीं है और तैमूरलंग यहाँ पे अपना कत्लेआम लूटपाट करके चला जाता है। 1398 की यह घटना है। उसके बाद 1526 में मुगलों का आक्रमण होता है और यह मुगलों का आक्रमण होता है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक बना। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि लोदी और राणा संगा में कलेश चल रहा होता है, जिस कारण राणा संगा एक अच्छे शासक, एक शक्तिशाली शासक बाबर को आमंत्रित करते हैं लोदी के विरुद्ध, और राणा संगा को शायद ये लगा होगा कि बाबर आएगा, लोदी को हराएगा और यहाँ से चला जाएगा, जैसे जयचंद को लगा था गौरी के बारे में। लेकिन बिल्कुल वही घटना दोहराई जाती है। बाबर आता है अपने आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों के साथ, आधुनिक तोपों के साथ, और वो इब्राहिम लोदी को हराता है। लेकिन वो हराने के बाद लूटपाट करके यहाँ से जाता नहीं, बल्कि यहाँ पे शासन करने का इच्छा रखता है और यहाँ पर शासन भी करता है। हालांकि उसके एक साल बाद 1527 में दोबारा एक युद्ध होता है, जिसे हम लोग कहते हैं खनवा का युद्ध, और उस खनवा के युद्ध में राणा संगा को भी हरा दिया जाता है बाबर के द्वारा। तो ये विदेशी आक्रमणों का सिलसिला और आगे बढ़ते चलते जाता है, और इसमें आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो बाबर है वो आधुनिक यंत्रों से इब्राहिम लोदी को हराता है। हालांकि ये दोनों जो युद्ध हुए थे वो दोनों इस्लामी शासकों के बीच ही युद्ध हुआ था। इसमें कोई हिंदू शासक या फिर कहें राजपूताना शासक का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय युद्ध के बारे में, तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, वो होता है 1556 में। उस समय बाबर का जो नाती कह सकते हैं या फिर हुमायूं का बेटा अकबर आ जाते हैं सत्ता में। उनकी उम्र कम होती है, इसलिए हालांकि वो गद्दी पे तो होते हैं, लेकिन उनके तरफ से युद्ध करते हैं बैरम खान, जो कि बहुत ही खतरनाक और खूंखार थे, निर्दयी थे। उनका नाम था बैरम, लेकिन वो एक्चुअली में बेरहम थे। और उनका युद्ध होता है हेमू के विरुद्ध। हेमू भी बहुत शक्तिशाली हिंदू शासक थे उस समय, और हेमू ने बहुत अच्छे से जवाब दिया था। लेकिन हेमू हाथी पे बैठ के युद्ध कर रहे थे, उनका पूरा चेहरा ढका हुआ था कवच से, उनका बस एक आंख दिख रहा था। उनके आंख में तीर लगता है, और उनकी आंख में तीर लगने की वजह से हेमू परास्त हो जाते हैं, और फिर से बाबर यानी मुगल का काल शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल का काल दोबारा एक बार फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से अभी तक विदेशी आक्रमण लगातार इस क्षेत्र पे होते जा रहे हैं। और अगर इसके बाद की हम घटना के बारे में कहें तो 1608 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन का जो एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटिश क्राउन थी, उनका अनुमति लेकर, उनसे अनुमति लेकर सबसे पहले यहाँ पर अगर अंग्रेजों का आगमन होता है तो 1608 ईस्वी में होता है, जो कि 1600 ईस्वी में उस समय ब्रिटिश के जो क्राउन थी, वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे अनुमति लेकर व्यवसाय के पर्पज से यानी व्यापार करने के लिए वो भारत में आते हैं। और यहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रिटिश काल के नाम से भी जान सकते हैं। हालांकि वो व्यापार के पर्पज से आते हैं, और वो यहाँ के 1613 ईस्वी में जो यहाँ के वर्तमान शासक थे, यहाँ के मुगल बादशाह जहांगीर, उनसे अनुमति लेते हैं व्यापार के लिए, और अनुमति लेकर वो गुजरात के सूरत में अपना पहला कारखाना डालते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश का या फिर अंग्रेजों का या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो कारखाना था व्यवसाय के रूप में, वो 1316 ईस्वी में स्थापित किया जाता है गुजरात के सूरत में। और इस कारखाना खोलने के बाद 1739 तक उनका बस व्यापार ही चल रहा होता है। इसी बीच ईरानी आक्रमण भी होता है, जिसमें नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है करनाल में, जिसे हम लोग करनाल का युद्ध जानते हैं के नाम से भी जानते हैं। उस युद्ध में भी नादिर शाह की जीत होती है। तो एक और ईरानी आक्रमण यानी एक और विदेशी आक्रमण यहाँ पर होता है। इसके बाद की घटना के बारे में बात करें तो 1761 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, और उस समय तक इस्लामी शासन और मराठों के बीच शासन में बहुत बड़ा कलेश चल रहा था, और अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी नजर गड़ाए थी ये देखने के लिए कि किसकी शक्ति ज्यादा होती है, कौन यहाँ पे जीतता है या फिर किसका शासन रहेगा। और ये पुरानी कहानी भी है कि इस युद्ध में अब्दाली की जीत होती है, मराठों की हार होती है, और वहीं पे अंग्रेज ये बात कहे थे कि अब इस भूमि पर मराठों का शासन का अंत हो चुका है, यानी अब यहाँ पर
शासन कौन करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन शासन कौन नहीं करेगा ये निश्चय हो चुका है और ये तय हो चुका था कि अब इस भूमि पर शासन मराठों का अंत हो चुका है और मराठों पूरी तरह से इस युद्ध के बाद निष्फल हो चुके थे, यानी उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इसके बाद अगर बात करें तो 1740 से 1763 तक कर्नाटक के युद्ध में ब्रिटिश का विजय और दक्षिण भारत पर ब्रिटिश का नियंत्रण भी शुरू हो चुका था। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था और कर्नाटक के इन 3 युद्धों में ब्रिटिश युद्ध क्षेत्र में थे, दक्षिण भारत के क्षेत्र में थे और वो इन कर्नाटक के तीनों युद्ध में जीतते हैं और अपने ब्रिटिश अंपायर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को और बढ़ावा देते हैं। वहीं पे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और यह निर्णायक युद्ध होता है, यानी भारत पे भारत के शासकों का जो शासन चल रहा होता है उसके अंत का समय आ जाता है और यहां से ब्रिटिश का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भी शुरुआत हो जाता है। तो ये 1757 का प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बनकर आता है। उसके बाद ब्रिटिश का बंगाल पर कब्जा हो जाता है और बंगाल के रास्ते वो पूरे भारत पे अपने कब्जा या अपने अधिकार के भी नींव रख देते हैं। और प्लासी के युद्ध के बाद दूसरा युद्ध होता है 1764 में, वो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध और ये युद्ध होता है एक तरफ मीर कासिम सुजाउद्दौला होते हैं और दूसरे तरफ हेक्टर मुनरो होते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध करते हैं, यानी ये वार चलता है और इस वार में भी अंग्रेज जीत जाते हैं और वहीं से पूरे बंगाल के क्षेत्र से लेकर बिहार उड़ीसा के क्षेत्र और दिल्ली के क्षेत्र तक इनका वर्चस्व बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक दिल्ली में मुगलों का ही शासन या फिर नाम मात्र का शासन चल रहा होता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1767 से 1799 तक 4 बार मैसूर यानी दक्षिण भारत में युद्ध होते हैं और इस युद्ध में हैदर अली के बाद उनका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान वो कंपनी के साथ युद्ध करते हैं, यानी अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं। बहुत बार संघर्ष हुआ, समझौता हुआ, संघर्ष और समझौता के बाद आखिरकार चौथा युद्ध के बाद टीपू सुल्तान बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं और वहां पर पूरी तरह से संपूर्ण रूप से ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व या दबदबा और शासन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 1775 से लेकर 1718 तक 3 बार आंग्ल और मराठा यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच भी युद्ध होता है और इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत होती है क्योंकि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में, तीसरे युद्ध में मराठा अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरह से हार चुके थे और कमजोर हो चुके थे, इसीलिए वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करने में उतने सक्षम या फिर उतने प्रबल रूप से उभर कर नहीं आए और 1818 तक वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी मराठों को हराकर ब्रिटिश इंडिया का और विस्तार हो जाता है, उनके शासन का विस्तार हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मराठों और ब्रिटिश के बीच का युद्ध। उसके बाद सिख के साथ युद्ध होता है और ये युद्ध होता है पहला आंग्ल सिख युद्ध और इस आंग्ल सिख युद्ध में भी जो कि पंजाब के क्षेत्र में होता है उस आंग्ल सिख युद्ध में भी ब्रिटिश का जीत होता है, अंग्रेजों की जीत होती है और ये एक और विदेशी आक्रमण या फिर अंग्रेजों के विस्तार का होता है। और इस युद्ध के बाद पंजाब समेत कश्मीर तक की कहानी, जो हम कश्मीर के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वहां तक की कहानी में ब्रिटिश अंपायर का और बढ़ोतरी होता है और विस्तार होते जाता है और यहाँ से ब्रिटिश शासन का और वर्चस्व बढ़ते जाता है। अब अगर इसके बाद की बात करें तो 1858 के इस युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है जो स्वाधीनता के लिए होती है, यानी भारत के क्षेत्र के लोग जो नेता थे या शासक थे, छोटे छोटे कस्बों के, छोटे छोटे जगहों के, वो एकजुट होते हैं और 1857 का वो बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसे हम लोग 1857 का संग्राम भी करते हैं, इसको स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं या फिर पहला स्वाधीनता आंदोलन भी कहते हैं। इस 1857 की इस संग्राम में जहां मंगल पांडे जैसे सूरवीर थे, झांसी की रानी थी, ऐसे लोग मिलकर इस क्षेत्र को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विफल नेतृत्व के कारण या फिर यह कहें कि एक सफल नेतृत्व के कमी के कारण इस क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और वो इस 1857 की इस क्रांति में भारत सफल नहीं हो पाता है और ये विद्रोह विफल या बुरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। हालांकि इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बहुत बड़ा सीख दिया, अंग्रेजों को यह चेतावनी भी मिल गई कि भारत के क्षेत्र के लोग एकजुट हो सकते हैं और वो दोबारा आंदोलन कर सकते हैं जिससे क्राउन पे असर पड़ता है और क्राउन पे ऐसा असर पड़ता है कि 1858 में अब तक भारत के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा होता है, लेकिन 1858 में ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश क्राउन ने
ये सत्ता या फिर ये पराधीनता का पूरा जो बागडोर होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर और सीधे क्राउन के हाथों में चला जाता है और वहीं से वायसराय का भी प्रचलन शुरुआत होता है। अब 1858 की बात करें, आधुनिक भारत की घटनाओं के बारे में बात करें तो 1885 तक ऐसी कोई भी बड़ी घटना नहीं घटती है। अब 1885 से एक नया संगठन या फिर एक आंदोलन का दूसरा दौर चलता है जिसे हम लोग शीतकालीन आंदोलन कर सकते हैं, यानी एक संगठन बनाकर आंदोलन करना। और वो संगठन था 1885 में पहली बार किसी पार्टी या संगठन का गठन करना। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया जाता है जिसके अध्यक्ष बनते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 में कांग्रेस का गठन होता है जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में बनकर आते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। और यहां से भारत में राजनीति यानी भारतीय राजनीति की भी शुरुआत कही जा सकती है। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है जो कि एक फूट डालो राज करो की नीति के तहत ही होता है। ये पहला ऐसा विभाजन होता है जो कि धर्म के आधार पर या के आधार पर किया जाता है। और अगर आप पाकिस्तान विभाजन को देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन को, तो उसका नींव 1905 में बंगाल विभाजन से ही रखा गया था। और यही बंगाल विभाजन के विरोध में पहला स्वदेशी आंदोलन भी होता है, जो कुछ लोग कहते हैं कि विभाजन अनैतिक है, धार्मिक रूप से भारत को, ये देश को बांटने की कोशिश है। तो ये पहला बार स्वदेशी आंदोलन 1905 में किया जाता है। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग भी थोड़ा सा बढ़कर आते हैं, यानी मुस्लिम अपने अलग नेतृत्व, अपने संगठन की बात करने लगते हैं। और वहीं से मुस्लिम लीग का गठन होता है जिसके पहले अध्यक्ष बनते हैं आगा खान। उसके बाद की बात करें तो 1917 में अब महात्मा गांधी का आगमन भारत के क्षेत्र पे हो चुका है और कांग्रेस को और बल देते हैं महात्मा गांधी। और आने के बाद नए नए आंदोलनों या फिर एक संगठन बनाना, एक नया लहर चलाना, अहिंसा का संदेश को लेकर आना और ब्रिटिश राज को यहां से शांति के साथ, आंदोलन के साथ, अहिंसा के साथ उखाड़ के फेंकने की बात की जाती है। और 1917 से ही नए नए आंदोलनों की, जिसमें चंपारण का सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है, जो मिल को बंद किया गया था, स्वदेशी को अपनाया जाना था, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम को किया गया। यहीं पे एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है और वो घटना घटती है 1919 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम बात कहें तो ये भारत के क्षेत्र में सबसे निर्दयी या फिर बेरहम या फिर रुला देने वाला, झकझोर देने वाला कांड होता है, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बड़ों, बुढ़ों किसी को नहीं छोड़ा जाता है। और जनरल डायर के एक आदेश ने उस समय उस क्षेत्र में हजारों निर्दोषों की हत्या, हजारों निर्दोषों की कत्लेआम, गोलियों से भून देना, वहां की दीवारें, उस बाग की दीवारें जो हैं आज भी उसकी कहानी बताती हैं किस तरह से जनरल डायर ने वो निर्दयता दिखाई थी। और 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड की घटना भी घटी थी। उसके बाद अगर हम अगली घटना की बात करें तो 1920 में इन्हीं सब घटनाओं के विरोध में खिलाफत आंदोलन होता है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाया जाता है। फिर से संगठन काम करने लगती है, अहिंसा के साथ काम करने लगती है और इसको बल मिलने लगता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है। फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी किया जाता है, जिसमें अंग्रेजों को यह संदेश दिया जाता है कि अंग्रेजों, अब तुम इस देश को छोड़ के जाओ, हम सक्षम हैं, हम यहाँ पे अपने स्वतंत्रता को संभाल सकते हैं, अपने देश की बागडोर को संभाल सकते हैं। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन भी किया गया। उसके बाद 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज की गठन की, एक सेना का गठन किया जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। और जापान और जर्मनी की मदद से या सहायता से नेताजी ने इस चीज का शुरुआत किया था और वो म्यांमार के रास्ते, बर्मा के रास्ते, असम वाले, मेघालय वाले क्षेत्र में हमला भी कर दिया था, ब्रिटिश के खिलाफ अपना आंदोलन को तेज कर दिया था और एक युद्ध का क्षेत्र बना था जिसमें आंशिक रूप से सफलता भी मिल रही थी नेताजी को। और कहीं ना कहीं नेताजी का यह आक्रमण, यह काम अंग्रेजों को और कमजोर कर रहा था। और यही समय था द्वितीय विश्व युद्ध का भी। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और नेताजी भी ब्रिटिश पे टूट पड़े थे आजाद हिंद फौज के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज कमजोर पड़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो शक्तिशाली तो थे लेकिन अंग्रेजों की शक्ति बिखर रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ नेताजी से उलझने में भी। और
महात्मा गांधी के आंदोलन को भी संभालने में। तो इन सभी कामों में अंग्रेज की शक्ति थोड़ी सी बिखरी पड़ी थी। लेकिन नेताजी को झटका तब लगता है, सुभाष चंद्र बोस जी को झटका तब लगता है जब 1945 के द्वितीय विश्व का अंत होता है और इस अंत में जापान के दो जगह हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम से हमला किया जाता है और जापान के सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं और जापान विश्व युद्ध में हार जाता है। चूंकि हमारे पास जापान और जर्मनी का ही सपोर्ट था तो हिटलर भी वहां से हारते हैं, यहां से जापान भी नष्ट हो जाता है। तो नेताजी के पास जो सपोर्ट था जापान और जर्मनी से, वो सपोर्ट नहीं होने के कारण और एक अभी तक तो ये रहस्य है, लेकिन प्लेन दुर्घटना में नेताजी के निधन होने के कारण भी आजाद हिंद फौज अब उस तरह से सशक्त नहीं रहती है और वो कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद मार्च से मई तक द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज इतने कमजोर हो चुके थे कि वो भारत जैसे बड़े भूभाग पे सत्ता संभालना या फिर इस बड़े भूभाग को अपने अधिकार में रखकर उसको शासन करना, उस पर शासन करना थोड़ा सा उनके लिए कठिन हो रहा था। इसीलिए अंततः अंग्रेज भी महात्मा गांधी के आंदोलनों, आजाद हिंद फौज के द्वारा किए गए आक्रमणों और इन सब के दृष्टिकोण से भारत को स्वतंत्र करने का विचार बनाता है और वो मंजूरी दे देता है कि अब भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए। यह घटना मार्च मई 1946 की होती है। लेकिन इसमें सत्ता हस्तांतरण किसको किया जाएगा, कांग्रेस को या मुस्लिम लीग को? क्योंकि उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, वहीं पे जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर बन चुके थे और वो कांग्रेस को बार बार चुनौती दे रहे थे कि उन्हें अलग देश चाहिए या तो उन्हें भारत का शासन चाहिए। तो इस बीच थोड़ी सी और देरी हो जाती है और वहीं 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के लिए या फिर अलग देश को पाने के लिए एक प्रत्यक्ष कार्रवाई, जिसे हम लोग डायरेक्ट एक्शन ऑफ 1946 के नाम से भी जानते हैं, तो डायरेक्ट एक्शन का आह्वान करता है जिन्ना और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई में बहुत बड़ा दंगा फैलता है और उस दंगे के कारण भारत और बुरी तरह से टूटने लगता है और वहीं पे भारतीय कांग्रेस को भी इस बात को अपनाना पड़ता है कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए, नहीं तो यह दंगा और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के लिए अंग्रेज भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि 1905 का वो बंगाल विभाजन ही पहली बार धार्मिक विभाजन का भी कारण बनता है और वही भारत पाकिस्तान के विभाजन का भी कारण बनेगा। इसके साथ 2 सितंबर 1940 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, यानी सत्ता हस्तांतरण आंशिक रूप से अंग्रेज कर चुके थे भारत को और बाद में इस सत्ता हस्तांतरण में मुस्लिम लीग का भी समर्थन कुछ दिनों के लिए मिलता है, लेकिन फिर वो अपना पांव को हटा लेते हैं। इसके साथ ही 3 जून 1947 को भारत विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का योजना पेश किया जाता है ब्रिटिश के संसद में, यानी ब्रिटेन के संसद में, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान की घोषणा कर देती है। तो अब स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान दो नए देश बनने वाले हैं। इसकी घोषणा ब्रिटिश की संसद वहां से क्राउन के माध्यम से कर देती है और इस नए देश की बनने की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है, जिसमें जो अभी बांग्लादेश है उसको और जो अभी पाकिस्तान है उसको, उन दोनों क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान और भारत, जो बचा हुआ भूभाग भारत, ये दो नए स्टेट्स, ये दो नए देश का गठन करने का बात चल जाता है। और 14 अगस्त 1947 के रात्रि में जिन्ना के नेतृत्व में सबसे पहले पाकिस्तान का गठन किया जाता है, पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाता है। उसके बाद 15 अगस्त के दिन नेहरू के नेतृत्व में नई सरकार बनती है और भारत को भी स्वतंत्र किया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलती है ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारत के को सत्ता का हस्तांतरण मिलता है और भारत के भूभाग पर अब इंडियंस का, यानी भारतीयों का शासन प्रारंभ हो जाता है। और यही 15 अगस्त 1947 से लेकर अभी तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं। अगर हम लोग 15 अगस्त 1947 को कंसीडर करें तो आज 2025 में ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन अगर वर्षगांठ की बात करते हैं हम लोग कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है, तो ये 78वां वर्षगांठ है, क्योंकि हम लोग पहली वर्षगांठ 1948 को मनाए थे। उस हिसाब से अगर हम लोग वर्षगांठ की बात करते हैं, यानी एनिवर्सरी की बात करते हैं, तो ये 78वां 78th वर्षगांठ है। जबकि ये स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो पहला स्वतंत्रता दिवस हमारा 1947 को था, इसलिए ये 79वां यानी 79th स्वतंत्रता दिवस हम लोग इस साल 2025 में मनाने वाले हैं।
पिछले वीडियो में मैंने रील के माध्यम से पूछा भी था कि झंडोत्तोलन और ध्वजारोहण क्या कहलाता है। तो 26 जनवरी को झंडोत्तोलन होता है, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण होता है, क्योंकि ध्वजारोहण इसलिए किया जाता है कि ध्वज जो भारत का है, जो तिरंगा ध्वज है, वो नीचे से ऊपर उठता है, इसलिए उसको हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। आरोहण का मतलब होता है ऊपर उठना। तो जब भारत का ध्वज नीचे से ऊपर उठता है, क्योंकि 15 अगस्त को जो ध्वज उस समय लगा हुआ था ब्रिटिश ध्वज था, ब्रिटिश का फ्लैग था, तो अंग्रेज के उस झंडे को ऊपर से नीचे उतारा जाता है और भारत के झंडे को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण के नाम से जानते हैं, जो ध्वजारोहण किया जाता है। और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के नाम से जानते हैं। उस समय झंडा ऊपर ही लगा बंधा हुआ होता है, जिसे रस्सी के माध्यम से फहराया जाता है, और 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर ले जाकर फहराया जाता है। तो यही बेसिक अंतर है झंडोत्तोलन और ध्वजारोहण में। और अगर वर्षगांठ की बात करें तो ये 78वां वर्षगांठ है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 में इस बार मनाया जा रहा है। ये वो इमेज है जब पहली बार 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ध्वज को लहरा रहे थे लाल किला पर, और तब से अभी तक स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला पे भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जो भी होंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो ध्वज को ध्वजारोहण करेंगे, ध्वज के ऊपर लेकर जाएंगे और झंडा को फहराएंगे। तो ये परंपरा वहीं से प्रारंभ होता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि परसों होने वाला है ध्वजारोहण, उसमें शामिल होंगे और वो वहीं से देश को संबोधन करेंगे। तो आप सबों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस भारत के प्रतंत्र से लेकर स्वतंत्र होने तक की किस कड़ी में भारत पे क्या क्या आक्रमण हुए, अगर सारे वीडियोस या सारी स्टोरीज आपको समझ में आए तो कमेंट्स करके बताएं कि इसमें कहां कहां पे और क्या ऐड किया जाना चाहिए, या फिर ये सुझाव या फिर ये कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और ये स्टोरी, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट तो जरूर करें। तो आप हमारे चैनल SBI ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली जानकारी मिलती रहे। तो आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।